हेलो बच्चों, वेलकम टू मोटिवेशन क्लासेस। आज आपको मैं CUET लीड के बारे में बताऊंगा। IPU लीड का तो आपको जानकारी काफ़ी अच्छे से हो ही गया है। इसके सिलेबस का इन डेप्थ नॉलेज मैंने यूट्यूब पे आपको दे ही दिया है और उसको अब हमने बैच में पढ़ाना भी चालू कर ही दिया है। टाइम टाइम पर आपको सिलेबस भी कंप्लीट मिल जाएगा। एक और नया सेगमेंट है आपके पास CUET लीड का, और इसके बाद एक और सेगमेंट क्या है, DTU लीड का। तो DTU लीड का इसके बाद मैं आपको बताऊँगा। आज CUET लीड कवर करते हैं। तो CUET लीड का क्या है, आपको फुल फॉर्म पहले से पता होना चाहिए, वैसे यहाँ पे है नहीं। कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट। तो मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटी होगी, जो कि मतलब उससे अगर आपको वो बीटेक करना है, डायरेक्ट लेटरल एंट्री में जाना है, तो उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होगा, CUET। और आप सबका पता है लेटरल एंट्री होता है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होता है। तो अब क्या है, जैसे क्या है कि कोई अगर IPU लीड देता है तो वो दिल्ली में ही पढ़ सकता है, हरियाणा लीड देता है तो सिर्फ हरियाणा में पढ़ेगा। लेकिन क्या हुआ, अब धीरे धीरे हर साल क्या बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर जुड़ते जा रहे हैं, और एक ही एग्ज़ाम दो, और अगर आप हर स्टेट में एलिजिबल हो जाओ तो कितना अच्छा है ना। ये ज़्यादा अच्छा है, या फिर आप हर स्टेट का अलग अलग दोगे वो ज़्यादा अच्छा है। एक एग्ज़ाम दो और आपका बहुत सारा स्टेट, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटी लेटरल एंट्री कराती है आपकी, उसके अंदर एंट्री हो जाती है, ज़्यादा मज़ा है। तो उसके लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और ये अभी नया है, मतलब 2-3 साल ही हुए, तो ज़्यादा कॉलेज अभी नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन देखना, हर साल इसमें कुछ नया वो खुलने को मिलता है कि ये कॉलेज ऐड हो गया, ये कॉलेज ऐड हो गया, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम दे लेना है आपको, ताकि एक नया ऑप्शन पूरा इंडिया के लिए आपके लिए खुल जाए, ठीक है। तो अभी रिसेंटली ज़्यादातर किस कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया, तो यूपी के कॉलेजेस ने पूरा अच्छे से पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। तो अगर मतलब समझ लो कि अगर कोई यूपी का बच्चा है, या फिर यूपी के अच्छे कॉलेजेस में आपको पढ़ना है, क्या है, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ना है, तो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में सोचना चाहिए। और भी जगह है, यूपी के अलावा भी उत्तराखंड भी है, हरियाणा के भी कुछ कॉलेजेस हैं, और भी। नहीं, बेस्ट सब है। ऐसा लगता है कि दिल्ली बेस्ट होगा, यूपी में भी एक कॉलेज 2 कॉलेज होगा जो बेस्ट होगा, नोएडा में भी 1-2 कॉलेज होंगे जो बेस्ट होगा। हर स्टेट में, जैसे साउथ में, इसमें साउथ के भी नहीं ऐड हुए हैं, लेकिन साउथ में भी कुछ कॉलेज है जो कि बेस्ट है। तो ऐसा नहीं है, दिल्ली का बस क्या है, एक एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी पहले से ही है, तो यहाँ पर जॉब लगना आसान होता है, यहाँ पर रीच करना आसान होता है। कंपनी भी तुरंत कॉलेज चली जाती है, और कॉलेज भी कंपनी के पास जाके चली जाती है कि देखिए, अगर आप क्या कहते हैं, आपके पास वैकेंसी है तो हमारे पास कैंडिडेट अच्छे हैं, आप हायर कर सकते हो तो कर लो। दिल्ली का क्या है, बस लिंक अच्छा है, समझ रहे हो, वरना कॉलेजेस यहाँ भी एवरेज ही हैं, यहाँ का बस लिंक में वो है। तो देखिए कौन कौन बच्चे, जैसे अगर यूपी स्टेट से हो तो यूपी में AKT यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, APJ अब्दुल कलाम भी बोल सकते हो, HBTU हार्डकोट बटलर, और MMUT मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी। अब ये यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज नहीं है, क्या है, एक इस AKTU के अंदर 30 कॉलेज है, 40 कॉलेज है, इसके अंदर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इसके भी अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं। लेकिन आपको क्या करना है, AKTU के टॉप 2 में जो कॉलेजेस होंगे उसमें पढ़ना है, HBTU के जो टॉप 1 या 2 में होंगे उसमें करना है, और MMUT के भी, समझ रहे हो। तो ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना है, और इसकी तैयारी बच्चे इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि क्या है, हर किसी के पास सही से सिलेबस तो डिज़ाइन है, बोल दिया इसका टेस्ट लेने वाले हैं, लेकिन कोई तो ऐसा कोचिंग हो जो सब एक जगह पे अच्छे से पढ़ाए। पता चले वो मैकेनिक्स कहीं और से पढ़ रहा है, मैथ कहीं और से पढ़ रहा है, कुछ बच्चे तो खुद से ही पढ़ने लगते हैं। तो यही सब की वजह से क्या है, इस एग्ज़ाम में अभी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, समझ में आ रहा है कि क्योंकि बहुत सारे कोई भी इस फील्ड में, इसको क्या बोलते हैं, उसको कमर्शलाइज़ नहीं किया गया है। जैसे IIT JEE है, कितना कमर्शलाइज हो चुका है, इतनी अच्छी अच्छी कोचिंग है ना, इतने जो भी है, फीस भी वैसे ही, वैसा ही सिस्टम, वैसे टीचर, उतने ही टीचर का नॉलेज लेवल सब हाई हो चुका है आज के लेवल पे नीट का। उसी तरह CUET को भी क्या है, ये अंडरडॉग है एक तरह से, इसको बहुत ज़्यादा किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है, या इसके ऊपर प्रॉपर बैच या होता है ना जो भी, नहीं लॉन्च किया गया। आप देखोगे बहुत कम चीज़ें मिलेंगी आपको, मिलेंगी भी तो कुछ कुछ चीज़ें आपके मिस ही हो जाएंगी। IPU लीड को भी ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं किया गया है, आप जानते ही हो। तो लेटरल एंट्री का भी क्या है कि आपके पास अच्छा स्कोप है। अगर AKTU के आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ना है ना, तो पहले एक एग्ज़ाम होता था, जैसे आपका ये इंडिया लेवल पे क्या होता है, JEE मेंस, तो उसी तरह यूपी का भी एक एग्ज़ाम होता है, UP JEE ऐसा कुछ भी बोल लो, है ना। तो उसमें बहुत मार्क्स लाओगे तो आप जाके AKTU के टॉप कॉलेज में पढ़ते हो। लेकिन आपका लीड का क्या है, अभी देखना सिलेबस, और कितने ईजिली आपकी एंट्री हो जाएगी। इस कॉलेज में जाने के लिए तो बच्चे मरते हैं कि किसी तरह मदन मोहन मालवीय में हो जाए, इतना अच्छा कॉलेज है।
लेकिन अब देखते हैं क्या है कि कुछ कुछ क्राइटेरिया है कि आपको क्या क्या, जैसे फॉर यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर आपको इसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है क्या क्या होना चाहिए। डिप्लोमा आपका यूपी से होना चाहिए और पेरेंट्स भी अगर यूपी से, इनमें से कोई भी फॉलो हो गया तो चलेगा। अगर आप यूपी से डिप्लोमा किया आपने और आपका पेरेंट्स भी यूपी से हैं, है ना, डोमिसाइल, तो आप ठीक हो। अगर आपने डिप्लोमा यूपी से किया है और पेरेंट्स कहीं और से हैं तो भी चलेगा। डिप्लोमा आपने यूपी से नहीं किया, मतलब कहीं और से किया है बट पेरेंट्स यूपी से हैं, तो भी आप एलिजिबल हो, है ना। ये क्या है, बीएससी फ्रॉम यूपी। अब फिर ये इतना डिप्लोमा का था, इतना बीएससी का था, तो 2-3 बातें निकल के आई। सर लाइक जैसे कि हमने जो थर्ड वाला है कि डिप्लोमा फ्रॉम अदर स्टेट बट यूपी बट पेरेंट डोमिसाइल फ्रॉम यूपी। हाँ सर, पर हमारे जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं, होता है हमारी पूरी फैमिली वही रहती है यूपी के है, तो पापा का भी यूपी का ही होगा लगभग, है ना। आधार कार्ड पे वो हो गया है। बस अच्छा, हमारा जैसे कि वो जो राशन कार्ड हाँ यूपी का है ना, हो जाएगा उस बेसिस पे हो जाएगा। उस बेसिस पे। हाँ ठीक है। वैसे तो यहाँ प्रॉपर डोमिसाइल लिखा हुआ है तो होता है निवास प्रमाण पत्र, तो वो बन जाता है, अगर बनाना चाहे कोई तो बन जाता है, क्योंकि हम भी वहीं से हैं भाई, तो इस टाइप से आपको पता चलता। और अगर इनमें से कोई नहीं है तो उनके लिए क्या है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एलिजिबल फॉर BBAU एंड HNBU। अब आप इसके लिए एलिजिबल तो नहीं हो, लेकिन आप BBAU अलग यूनिवर्सिटी और HNBU के लिए आप एलिजिबल हो, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जैसे अगर आप सब हो दिल्ली से ही बीटेक, मतलब आपने यूपी से डिप्लोमा भी नहीं किया और आपके पेरेंट्स भी यूपी से नहीं है, तो आप किसके लिए एलिजिबल हो, इन दो के लिए, ठीक है। और इनमें अच्छी बात क्या है कि हर, ये थोड़ा सा फिर से कट गया है, ये PDF खुला है ना, PPT में चलते हैं, जैसे इसमें सब्जेक्ट्स देखिए कट गया है। चलिए, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए इसका सिलेबस क्या है वो देखते हैं। सिलेबस में आपके पास क्या है, मैथमेटिक्स है, 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन आपके पास होंगे, 50 में से आपको कितने करने होंगे, 40, 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, तो टोटल मार्क्स 200। आपको किन किन सब्जेक्ट पे ध्यान, देखो मैथ्स तो वही पढ़ोगे आप जो मैं IPU लीड के लिए पढ़ाऊंगा, और मैथ्स इस तरह से पढ़ाऊंगा कि पहले CUET लीड का मैथ्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका सिलेबस क्या है, थोड़ा सा छोटा है। फिर वो अगर आप कर लोगे, उसके बाद IPU में जो 4-5 चैप्टर और ऐड करेंगे तो उसको मैं बाद में ऐड करूँगा। तो मैथ्स कैसे शुरू होगा, इसके हिसाब से शुरू होगा, ताकि आप CUET लीड का मैथ पूरी तरह से तैयार करके बैठे हो, ठीक है, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ये एक एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, ये आपको प्रेम सर पढ़ाएंगे, काफ़ी छोटा सिलेबस है इसका, और ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड है और इमेजिनेशन बेस्ड है, मतलब थोड़ा सा विजुलाइज करके आपको सोचना पड़ेगा, और वो 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी है। कंप्यूटर साइंस, जो बच्चे CS ब्रांच से हैं वो कंप्यूटर साइंस, मतलब वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ना पढ़ के कंप्यूटर साइंस पढ़ के 40 क्वेश्चन करें, इन दोनों में से ऑप्शनल होता है ना, दोनों नहीं करना होता, इन दोनों में से कोई एक पिक करो, वो ये कर सकते हैं। अब कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या है, जिसको जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जिनको अच्छे से नॉलेज है तो वो CS से करते हैं, लेकिन CS में क्या है ना कि स्कोरिंग करना काफ़ी हार्ड हो जाता है, क्योंकि सिलेबस वो काफ़ी हार्ड सवाल कभी पूछ लेता है ना। जैसे मैं बोलूँ क्या कि कंप्यूटर आसान है, जैसे नहीं, कंप्यूटर नहीं, हिस्ट्री जैसे ज्योग्राफी जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होता है वो आसान है या मैथ्स आसान है, थ्योरी वाले आसान होते हैं, क्योंकि मैथ्स में कभी भी कुछ अगर इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन पूछ दिया तो आपका मैथ्स रखा का रखा रह जाता है। तो लोग थ्योरी में सोचते हैं मैं कुछ तो लिख दूंगा, फ्रीडम पे आया कुछ तो लिख दूंगा, इंडिपेंडेंस पे कुछ तो लिख दूंगा, समझ रहे हो, तो उस टाइप की बात है। ग्राफिक्स क्या है, थ्योरी सब्जेक्ट्स है, तो इसमें बच्चा ना करते हुए भी लिख देता है, वो अटेम्प्ट मार लेता है। कंप्यूटर साइंस में कभी कभी हार्ड ऐसा सवाल पूछ देता है कि जो कि टीचर भी ना बना पाए, ऐसा कभी कभी पूछ देता है, क्योंकि उसका सिलेबस काफ़ी वाइड हो जाता है। तो बच्चे जो ज़्यादा जिनको कॉन्फिडेंस है वो कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएँ। हम इनका अभी तैयारी नहीं करा पाते क्योंकि हमारे पास इनकी फैकल्टी नहीं है, हमारे पास ग्राफिक्स की फैकल्टी है, तो हम तो ये पढ़ाते हैं, और हम रिकमेंड भी करते हैं जिन्हें ग्राफिक्स को पढ़ाना, क्योंकि इसमें स्कोर करना काफ़ी ईजी है। एक आपका नया पेपर आएगा जनरल टेस्ट, मैंने बताया ना, जब आप जनवरी के बाद आपको क्या किया जाएगा, बताया जाएगा कि कौन कौन बच्चे हैं जो CUET के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको CUET देना है तो 1 घंटा आपके सिलेबस में और ऐड कर दिया जाएगा, और उसमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़ाया जाएगा, और जनरल टेस्ट आपको शुरू से ही पढ़ाया जाएगा। जैसे एप्टीट्यूड वाले सर आएंगे तो आपको वो धीरे धीरे करके क्या जनरल टेस्ट अभी से ही पढ़ाना चालू कर देंगे। एप्टीट्यूड IPU लीड में भी आता है, आपको पता है ना। चलो ठीक है, तो ये सिलेबस हो गया। अब यही चीज़ जो है ना, देखो पिछले PPT में नहीं खुल रहा था, अभी यहाँ अच्छे से सिलेबस, अच्छा ये क्या हो गया, ये आगे ही जा रहा है ना, तो इसका पीछे जाने का उपाय नहीं है क्या, ये दोबारा से शुरू हो जाए, कोई बात नहीं, अब छेड़छाड़ नहीं करूँगा, ठीक है, एक बार टच करके फिर मैं उसी को समझाने लगूंगा। तो ये सिलेबस हो गया। अब ये क्या है, CUET लीड सिलेबस फॉर MMUT एंड AKTU, ये किसके लिए सिलेबस था,
और ये कौन से बच्चे देंगे? यूपी वाले देंगे, मतलब जिनका पेरेंट्स यूपी का डिप्लोमा है या फिर उन्होंने यूपी से डिप्लोमा किया है या जिनके पेरेंट्स यूपी से हैं। अब CUT लीड सिलेबस फॉर HBTU एक और था ना, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अब इसमें आपको बस मैथ्स करना है या फिर CS, दोनों में से कोई एक पिक कर लो। तो ऑब्वियस है मैथ्स ही पिक करेंगे क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा, इसमें कमांड हो जाएगा। एक आपको जनरल टेस्ट, वही वाला जनरल टेस्ट यहाँ काम में आ जाएगा, कोई दिक्कत? तो आपको अगर 3 चीज़ आपने पिक कर लिया, एक यहाँ से मैथ्स पिक कर लो, एक यहाँ से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पिक कर लो और एक जनरल टेस्ट, तो आपकी इसकी तैयारी अच्छे से हो जाती है। ठीक है, अब आता है वापस से है CUT लीड सिलेबस फॉर HNBU, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी था ना। तो फिजिक्स आपको, मैथ में आपको पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स भी आपको पढ़ाया जाएगा। जब केमिस्ट्री और वो कंप्यूटर होगा उसके साथ फिजिक्स होगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपने पढ़ ही लिया है, जैसे और लिखा हुआ है ना, इन दोनों में से कोई एक पिक करना है, तो आप कौन सा पिक करोगे? ग्राफिक्स। और जनरल टेस्ट आपको कराया जाएगा। तो उन्हीं 3 सब्जेक्ट को लेकर आप हर कॉलेज में एंट्री कर सकते हो। ठीक है, ये किसके लिए? BBAU के लिए। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश एक्स्ट्रा है। तो ऑब्वियस बात है आप इन कॉलेजेस के बारे में जाके देखो, क्या करो, और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, वेबसाइट पे चेक करो, और आप खुद ही मुझे बोलना। अच्छा, ये PPT आपके ग्रुप में मैंने सेंड कर दिया है, तो वहाँ से आप अभी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कहाँ पर आप ऐड हो, वो टेलीग्राम पे, वहाँ पे ये है ही। तो ये सब डेटा क्या है कि अब उनको भी एक्सेस है, आपको भी एक्सेस है। तो देखो क्या कि ये कॉलेज अच्छा है, क्या मुझे इसमें पढ़ना चाहिए? जैसे आपको मन करे कि हाँ करना चाहिए, तो आप मुझे बोलोगे सर मुझे ये भी करा दो। तो सब चीज़ हो चुका है, आपका जनरल टेस्ट हो चुका है, कंप्यूटर साइंस ये नहीं हुआ है। तो ये कॉलेज में वही बच्चे जाएंगे जो कंप्यूटर साइंस में तेज है, और ये सब हो ही चुका होगा। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश भी करा दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर CUET का भी बैच चलता है, तो उसमें हिंदी इंग्लिश आपको कराया जाता है। ऑब्वियस बात है हिंदी नहीं कराऊंगा, इंग्लिश कराऊंगा। हाँ, तो इंग्लिश ही कराऊंगा। इंग्लिश के बहुत अच्छे सर हैं, रजनीश सर, वो आपको इंग्लिश करा देंगे। बस आप इंटरेस्टेड होने चाहिए कि मुझे करना है सर। अब आते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस, ये सर डिस्कस करेंगे, प्रेम सर, क्योंकि जो पढ़ाएंगे उन्हीं को डिस्कस करने दो, क्योंकि ये तो मुझे ऐसे भी नहीं आ रहा। मैथ्स का सिलेबस देखो, मैंने क्या बोला कि मैथ्स क्यों करेंगे। मैथ्स का काफ़ी अच्छे से सिलेबस है। देखो क्या लिखा हुआ है, देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल कंटेन 2 सेक्शन। इसको थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर देता हूं। आपके पास मैथ्स में क्या है, 2 सेक्शन होगा। ठीक है, सेक्शन क्या होगा? A एंड B। ठीक है, 2 सेक्शन होगा। B में भी क्या होगा? 2 सेक्शन होगा, B1 एंड B2। ये बात हो गई। सेक्शन A विल हैव 15 क्वेश्चन। सेक्शन A में कितने क्वेश्चन होंगे? 15 क्वेश्चन, कवरिंग बोथ मैथमेटिक्स, मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स विच विल कंपलसरी फॉर ऑल। इसमें आपको 15 में से 15 क्वेश्चन करने होंगे। इसमें आपको एक क्वेश्चन वहाँ था ना, 50 में से मैंने बोला था 40 करने, कितने बोला था? तो इसमें आपको एक सेक्शन आएगा जिसमें 15 क्वेश्चन होगा, आपको 15 के 15 अटैम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। एंड सेक्शन B1 एंड B2, अब इसमें भी 35, इसको और छोटा तो नहीं कर पाएंगे, इसमें भी 35 क्वेश्चन होंगे और इसके अंदर भी क्या होंगे? 35 क्वेश्चन। आपको इन दोनों में से पिक करना है कि कौन सा सेक्शन करना है। तो B2 का सिलेबस थोड़ा सा क्या है, बिल्कुल अलग सा है, कुछ अलग ही मैथमेटिक्स है। जो आप पढ़ते हो ना, वो इकोनॉमिक्स वाले बच्चे जो पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स जब भी आपने किया होगा, जो क्या बोलते हैं आर्ट्स वाले बच्चे, तो वो भी एक मैथ्स का आजकल पेपर करते हैं, तो वो वाला उनका अलग सा सिलेबस है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये सेक्शन लेते हैं और B1 से कौन सा सेक्शन पिक करेंगे? B में से कौन सा पिक करेंगे? B1। कौन सा पिक करेंगे? B1। अभी B1 का सिलेबस दिखाऊंगा, काफ़ी आसान है। इससे करेंगे, इसमें कितने क्वेश्चन होंगे? 50। कितने होंगे टोटल? 50 में नहीं 35 करने हैं, तब ना 35 + 15 कितना हो जाएगा? नहीं, इससे 15 करने हैं और इससे 25 करने। कितने करने हैं? 25 + 15 कितना हो जाएगा? 40। ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर आपको ऑल करने हैं, यहाँ पर 35 में से आपको 25 करने हैं। कितने करने हैं? अब सिलेबस देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और इसका सिलेबस क्या है, B1 का सिलेबस। तो मैथ का कॉम्बिनेशन क्या बना? A + B1। इन दोनों को मिला के कितने करने हैं? 40 आउट ऑफ 50। बहुत आसान है समझना। अब देखते हैं सिलेबस क्या है। बिल्कुल बहुत आसान सिलेबस, इसको मिटाता हूँ। ठीक है, ये तो शायद इरेज हो जाता है। चलो, अलजेब्रा है, अलजेब्रा में बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कैलकुलस है, डेफिनेट वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन और उसके एप्लीकेशंस देखेंगे। तो डायरेक्ट हम मैथ्स के उस पार्ट को हिट कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमने शुरू किया वहाँ से
क्या नाम है, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन से, जो कि कभी काम मतलब आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है। वरना अगर मैं मैथ्स पढ़ाने आता हूँ तो मैं एकदम चैप्टर नंबर 1 से शुरू करता हूँ, जो 11th का सबसे पहला चैप्टर होगा, क्योंकि मुझे 11 12 दोनों पढ़ाना होता है। तो 11th का सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? वही, वहाँ से शुरू करता अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ाने पे आता। लेकिन मुझे एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी है कि मैं जो पढ़ूँ वही एग्ज़ाम में आ जाए। तो मैं कहाँ से शुरू करूँगा? अलजेब्रा से, ताकि क्या हो कि मैं वो पार्ट कवर कर रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। कैलकुलस पढ़ाऊँगा डायरेक्ट, वरना क्या 12th के एंड में आता है कैलकुलस, लेकिन हम दूसरे ही नंबर पे कैलकुलस पढ़ रहे होंगे। और हार्ड वार्ड कुछ भी नहीं है, आपको जिस तरीके से आसानी से, मैकेनिक्स आसान लग रहा है, हार्ड है अभी आसान लग रहे हैं। अब सोचो आपने कितना पढ़ लिया, आप सच बता रहा हूँ, इसके बाद आसान ही है। आपने मैकेनिक्स जिस तरह से पढ़ा है, इससे ज़्यादा आसान मैथ्स है, क्योंकि मैथ्स में क्या एक फॉर्मूला है, उसको मैं अच्छे से इतना बता दूंगा कि बस आपको पता चले कि जहाँ ये 4 डेटा पूछ दिया ये फॉर्मूला लगेगा। किसी फॉर्मूले में 5 डेटा है, क्या है, और आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि 4 डेटा दे दिया, ऑब्वियस बात है यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यही उसको फिल कर सकता है। तो मैथ्स इतना आसान है। कैलकुलस कोई हार्ड नहीं समझेगा, देखना जब पढ़ाना चालू करूँगा तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आसान लगेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन इसी का एप्लीकेशन है। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन क्या? डिफरेंशियल, वहाँ जब आप डिफरेंशिएट करते हो 1 या 2 बार। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। लीनियर प्रोग्रामिंग आपके लिए नया हो सकता है, वो देख लेंगे। सिलेबस क्या है? काफ़ी कॉम्पैक्ट है और एकदम टू द पॉइंट है। हम यही पढ़ेंगे, फालतू इधर उधर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। अलजेब्रा में ही आ जाएगा। तो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे, कर लेंगे हम सब। अब आते हैं B1 पे। B1 का सिलेबस देखो क्या है। अब पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि पहले वो तो सेक्शन, जिसे आप एग्जाम में जाओगे आपको सेक्शन ए दिखेगा, क्या दिखेगा, अब उसके बाद सेक्शन बी करेंगे। तो सेक्शन बी में हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब हमें यहाँ ट्रिगो भी पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रिगो के बाद आता है इनवर्स ट्रिगो। तो हम थोड़ा सा ट्रिगो पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं। मेन हमारा ध्यान किस पे होगा? इनवर्स ट्रिगो पे। तो हम टू द पॉइंट पढ़ना है। अलजेब्रा अभी आपने पढ़ लिया था, अलजेब्रा में मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, तो वहीं का काम यहाँ आ जाएगा। इसीलिए B1 हम पिक करते हैं, क्योंकि B1 सेम है, ए जैसा। कैलकुलस अभी हमने पढ़ा ना कैलकुलस, तो B1 में काम आ गया। कैलकुलस में क्या क्या पढ़ेंगे देखो, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरा कॉपी पेस्ट हो रहा है। अब एक नया चैप्टर आ गया, वेक्टर एंड 3D। ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुतों को हार्ड लगता है, लेकिन आपको देखना 10 से 12 फॉर्मूले में कितना आसान कर दूंगा। और लास्ट क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग, वही वाला A1 वाला। तो B1 के लिए मेहनत की ज़रूरत है क्या? एक चैप्टर ये पढ़ना है मुझे लग रहा है बस एक्स्ट्रा, वेक्टर एंड 3D और B1 भी कंप्लीट। तो मैथ का सिलेबस कितना आसान हो गया। तो आपको A+B1 मैथ में पिक करना है। मैथ का मेरी तरफ से तो फ्री रहो। अब ये जनरल टेस्ट है, कितने पेपर आपको पिक करने थे? 3। पहला क्या था? जनरल टेस्ट, दूसरा मैथ्स और तीसरा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। मैथ्स का मैंने सही से डिस्कस कर दिया, जनरल टेस्ट का सर करेंगे और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का अलग सर करेंगे। ये आपको कौशल से डिस्कस करेंगे। बस देख लो जनरल टेस्ट में होता क्या है। देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 60 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच 50 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड। 60 में से आपको कितने करने हैं? 50। और क्या क्या होगा इसके अंदर? जीके, करंट अफेयर, ये एप्टीट्यूड, रीजनिंग, और वही एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में सारा फिनिश हो जाएगा। तो ये भी क्या है, आपके हैंड में है कि आप इसको भी आप आराम से करके एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका CUET लीड के बारे में। और भी बहुत सारी जानकारी है, समय समय पर आके आपको CUET लीड के बारे में और भी बताता रहूँगा। और कोई क्वेरी है तो पूछ लो CUET लीड के बारे में। हाँ, उनका भी करेंगे कवर। UK के भी कुछ कॉलेज हैं, देख लेंगे कि CUET के अंदर कौन कौन से एक बार कॉलेज आते हैं, वो लिस्ट एक बार ले आऊँगा आपके लिए, है ना। और आप देखना, जैसे किसी का मन हो कि सर मेरे को तो उत्तराखंड में पढ़ने का मन है, ऐसे ही तो हाँ, तो फिर उनके लिए हम आएंगे कि उत्तराखंड में वादियों में तुम्हारा कौन सा कॉलेज है, ढूंढ के लाता हो, तो वहाँ ढूंढेंगे। ये स्पोर्ट्स वाले बोलेंगे सर मेरे को तो हरियाणा में पढ़ना है, वहाँ स्पोर्ट्स कोटा बहुत चलता है। तो गोवा में होगा, देखते हैं। ठीक है, तो और भी कोई जानकारी चाहिए CUET के रिगार्डिंग? सिलेबस मेन तो यही है, सिलेबस जान लेना, और दूसरा है कॉलेज जान लेना। उसके बाद आप खुद ही थोड़ा इंटरेस्टेड क्रिएट करो कि मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है, और हम आप करा देंगे।